अपनी ओर से भी राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी का और आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया गया ये 2 दिवसीय बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन जो कि सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 जिसमें 5 राज्य इसके अंदर आते हैं और इन 5 राज्यों सहित जो कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनके सहित अन्य जो राज्यों ने जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, ऐसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है। ऐसे लगभग 12 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिसका उद्घाटन सत्र कल हरियाणा विधानसभा के अंदर, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और साथ में हमारे राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी और सभी 5 राज्यों के जो विधायक यहाँ पर डेलीगेट के नाते जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, ऐसे लगभग 90 डेलीगेट्स इस सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक गहन चर्चा, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये है जिसके ऊपर विधायी सशक्तिकरण और अन्य विषयों के ऊपर जब चर्चा होती है तो विभिन्न दलों से आए हुए, विभिन्न विचारधाराओं से आए हुए सदस्य जब एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक बहुत ही एक ऐसा मंथन से एक ऐसा परिणाम निकलता है और जो रेजोल्यूशंस जिसकी डिटेल्स जो हैं माननीय उपसभापति राज्यसभा हम सबको देंगे, पर एक ऐसा महत्वपूर्ण ये विषय भविष्य की चुनौतियों को समझना व विकसित राष्ट्र के संकल्प को हासिल करने में जागरूक नागरिक, जागरूक समाज व जनप्रतिनिधियों की भूमिका, इसके ऊपर ये सभी चर्चाएं हुई हैं। और कल उद्घाटन सत्र से पहले हरियाणा विधानसभा में एक पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर ट्रिक और उसके साथ साथ एक संविधान गैलरी का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में न केवल उस रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यगणों को एक अच्छी असिस्टेंस हरियाणा विधानसभा सचिवालय देगा, साथ ही जो वहाँ पर विजिटर्स, जो खास तौर पर विद्यार्थी और अन्य जो युवा वहाँ पर आते हैं, उनको संविधान के बारे में और अधिक जागरूकता, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में एक जागरूकता मिले, उस नाते से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक गैलरी का निर्माण भी कल हुआ है। और साथ ही कल एक नाट्य मंचन संविधान के नायक, जिसकी सभी प्रदेशों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों ने बहुत सराहना भी की है, और एक ऐसा कल नाट्य मंचन वो हुआ है जिसमें हमारे संविधान के नायक और क्या उद्देश्य और किस तरीके से हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकारों के साथ साथ हम अपने एक कर्तव्य बोध हम सब के अंदर हों, जिस तरीके से सभी जिम्मेवार लोगों को अपना कार्य करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वो कल कार्यक्रम रहा, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष, हमारे माननीय उपसभापति राज्यसभा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी बड़ी संख्या में हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, उन्होंने सभी ने उसके अंदर, अधिकारीगण सभी ने हिस्सा उसके अंदर लिया है। साथ ही कल के उद्घाटन सत्र में हरियाणा विधानसभा के अभी तक के जितने भी हमारे पूर्व में रहे पीठासीन अधिकारी, उन सबको भी कल सम्मानित माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है। और आज जो इस सम्मेलन का दूसरा दिन, इसमें 3 प्लेनरी सेशन इसके अंदर अभी तक हो चुके हैं, जिसमें लगभग 5.5 घंटे तक आज चर्चा हुई है और उसमें लगभग 40 सदस्यों ने, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों ने इसके अंदर अपना विषय रखा है और 4 प्रस्ताव इसमें पास भी हुए हैं। और साथ ही इसके बाद अभी वैलिडिक्टरी सेशन होगा, जिसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष उसके अंदर हिस्सा लेंगे, साथ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय उपसभापति राज्यसभा उसके अंदर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और उससे पहले सभी माननीय सदस्यगणों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक जो एक छोटा सेशन रखा गया है,
कि किस प्रकार से हमें भविष्य में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को बढ़ाने में हमें इस्तेमाल करना है और किस प्रकार की सावधानियां। तो इस प्रकार से वो जागरूकता हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के अंदर आए, उस नाते से एक वो भी सेशन अभी थोड़ी देर के बाद होगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि अतिथि देवो भव एक व्यवस्थाओं के नाते आज जो ये आयोजन हुआ है उसमें हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार और यूटी प्रशासन सभी ने मिलकर जो व्यवस्थाएं की हैं, मैं मीडिया के माध्यम से सभी का आभार भी व्यक्त करूंगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से आए हुए प्रतिनिधि जिस प्रकार से ये 2 दिन का आयोजन और एक अच्छी स्मृतियां वो हरियाणा प्रदेश की लेकर जाएं, उस नाते से सभी ने प्रयास किया है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि वो बाकी का विषय आपके सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मीडिया के हमारे मित्रों। माननीय हरविंदर जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, उन्होंने मोटी सारी चीजें जानकारी आपके सामने रखी। 2 दिनों के गहन विचार विमर्श और उद्घाटन के बाद, जिसमें लगभग 40 वक्ताओं ने जो अलग अलग दलों से जुड़े हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, उन्होंने कैसे मिलकर इस मुद्दे पर परामर्श किया और सबने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पास किए। मैं उसका उल्लेख करूं, इसके पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इन प्रस्तावों के अतिरिक्त एक अलिखित प्रस्ताव भी जिसका उल्लेख हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, वह कि श्रेष्ठ आयोजन के लिए, इस श्रेष्ठ संवाद के लिए हम सब ने मिलकर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हरविंदर जी, विधानसभा के सचिव, अधिकारीगण, यूटी के अधिकारीगण, हरियाणा सरकार के उन सारे लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ इसका आयोजन किया। और बाहर से आए सभी लोगों ने इस अतिथि सत्कार के लिए सामूहिक रूप से उन्हें धन्यवाद भी दिया। जो 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रिजोल्यूशन पारित हुए, उनका मैं उल्लेख करूंगा। हमें उम्मीद है इसकी अंग्रेजी प्रति भी आपको मिल जाएगी। हम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 2 के पीठासीन अधिकारी चंडीगढ़ में 9 जून 2026 को आयोजित जोनल सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्पों को स्वीकार करते हैं। संकल्प 1, आउटरीच कार्यक्रम और जन जागरूकता पहल के माध्यम से विधि निर्माताओं और नागरिकों के बीच निकटता सुदृढ़ करना, जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना है, ताकि एक ऐसा समाज निर्मित हो जो जानकार, जागरूक और सशक्त हो तथा विकसित भारत 2047 के विजन को प्रभावी योगदान दे सके। संकल्प 2, निरंतर प्रोफेशनल प्रशिक्षण, बेहतरीन संव्यवहारों के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर अनुसंधान सपोर्ट के माध्यम से विधि निर्माताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। सम्मेलन ने माना कि प्रभावी शासन के लिए जानकार और सक्षम विधि निर्माता आवश्यक हैं। संकल्प 3, विधायी निगरानी को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नीति बनाने व उसे लागू करने में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। अंतिम और चौथा संकल्प, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुलभता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना। ये 4 मुख्य प्रस्ताव पारित हुए और 2 दिनों के अंदर उद्घाटन से लेकर अब तक क्या हो उसकी जानकारी माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने दी। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसका जरूर हम उत्तर देना चाहेंगे। पर एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बताऊं
कि इस पूरे कार्यक्रम में ई बसेस का उपयोग हुआ और माननीय स्पीकर से लेकर, यानी माननीय लोकसभा स्पीकर से लेकर आदरणीय ओम बिरला जी से लेकर सारे राज्यों से आए लोगों ने एक बस में एक साथ, यानी 3-4 बसें थी, उनमें हमने यात्रा की और महत्वपूर्ण जगहों पर गए, सीएम, जिसमें हरियाणा के आदरणीय गवर्नर और आदरणीय सीएम भी साथ मौजूद थे। धन्यवाद। सीपीए का मिशन सम्मेलन कैसा होता है, नहीं तो हमें स्पीकर साहब भी आके बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो रेजोल्यूशंस पास होते और पहले अब तक पास हुए, जिसमें एक मुख्य हमारे स्पीकर साहब ने हमें बताया था कि अधिकतम बैठकें राज्यों की विधानसभाओं की भी हों, जैसे लोकसभा राज्यसभा तो चलो होती ही हैं। तो इस तरीके के पहले जितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनका कोई डाटा हमारे संघ के पास हो गए, कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो गई हैं, कितनी अभी बकाया है। और आज के जो 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं, इसको हम, क्योंकि विधायी कार्य हम मानते हैं कि विधायी और संसदीय सब ऊपर हैं, और रुक करते हैं राज्य कार्यकारी को, हम कैसे इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों से विकसित भारत 2047 को किस तरीके से हम लागू करवा पाएंगे, इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं संघ पास करने के बाद प्रस्ताव। आपके 2 सवाल हैं। पहले सवाल का उत्तर यह है कि हर ऐसी बैठक के पहले हम पिछली बैठक के जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको रिव्यू करते हैं, कहाँ कमी रही, किस चीज़ को पूरा करना उसकी कोशिश करते हैं, और दूसरा कैसे सत्रों का समय और बढ़े, इसको लगातार राज्य सरकारों से बात कर इसे भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। पर इसका उल्लेखनीय एक पहलू मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आप देखें, मौजूदा लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस सीपीए कार्यक्रम को किस तरह से अति प्रभावी बनाया गया। एक बात हमेशा हम गौर करते हैं और मीडिया में इसका उल्लेख भी रहता है, जैसे आपने पूछा भी कि सत्रों को समय के लेकर कि वो कम हो रहा है या उस पर आपने जो निर्णय लिया वो क्या हो रहा है, पर उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं आग्रह करूंगा कि मीडिया की निगाह जानी चाहिए। पहली बार आदरणीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में लगभग 4,500 से 5,000 हमारे देश में विधायक हैं, या जो हमारी विधान परिषदें हैं उनके सदस्य हैं, कुल मिलाकर के उनमें आपस में किस तरह संवाद बढ़े, किस तरह हम देश के महत्वपूर्ण चीज़ों पर बातचीत कर सके, इसकी निरंतर संख्या इस संवाद की बहुत तेजी से बढ़ी है इन दिनों। और उनके ही सुझाव पर हमने, यानी इस सीपीए की बॉडी ने, वही अध्यक्ष होते हैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, 9 जोन में हमने बांटा। यह दूसरा जोन है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब है। 5 राज्य हैं और औसतन इस विभाजन यानी 9 हिस्से में रखने के पीछे कोशिश है कि लगभग मोर और लेस हमारे सभी विधायकों को ऐसे आयोजनों में बोलने का, सहभागी बनने का मौका मिले, वो अपनी दृष्टि रख सकें। पहले जोन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य हैं, दूसरे जोन का मैंने उल्लेख किया, तीसरे जोन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 8 राज्य हैं। जोन 4 में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 2 राज्य हैं। जोन 5 में बिहार, झारखंड 2 ब्रांच, 6 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 7वें में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, 8वें में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, 9वें में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। इस तरह सभी राज्यों में किस तरह इस आयोजन की संख्या बढ़े और सबको मौका मिले, ये आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी के की दृष्टि से लगातार हो रहा है। तो एक ये पैरेलल सिस्टम का उल्लेख किया। अभी मैं अगर आपको पिछले 1 साल के अंदर का ही उल्लेख करूं तो इनके साथ साथ जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टीमेट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड यूटी लेजिस्लेटिव बॉडीज, इस कमेटी जो पार्लियामेंट में इसकी कमेटी है एस्टीमेट की, काफ़ी दिनों बाद
और साथ साथ स्टेट्स और यूटी की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके अध्यक्षों की बैठक। हम कैसे अपनी एस्टिमेट कमेटी में जो हमारी भूमिका है उसको बेहतर बना सकें, ये बंबई में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ SC/ST वेलफेयर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन भुवनेश्वर। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन तिरुपति, आंध्र प्रदेश। इस तरह से लगातार, इसके अलावा ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष या विधान परिषदों के चेयरमैन, उपाध्यक्ष, बाकी विधायक आते हैं, और जो चुनौतियां हम सबके सामने हैं उनको कैसे उनका हम निदान निकालें, इसकी निरंतर कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपके दोनों चीज़ों के बारे में मैंने व्यापक जानकारी दी। थैंक यू। Good evening, sir. एक यस प्लीज। Yeah. So we spoke of AI, use of AI in parliamentary proceedings and legislative. So can you elaborate a bit how AI would play a role in parliamentary proceedings and legislative proceedings? Also, can you share how do you handle very tough situations in Rajya Sabha when the situation goes out of hands, when they go against the decorum of the Rajya Sabha because it is supposed to be on a higher pedestal? So, these questions. सबसे पहले एआई के बारे में आप जानते हैं ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उसके बारे में अपने विचार, कंसर्न्स और उसके पॉजिटिव उपयोग क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा की। निश्चित तौर से इस पर और आगे परामर्श होगा। और अभी आप जानते हैं कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, पर पार्लियामेंट के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। और हमारे राज्यों की विधानसभाएं और विधानमंडल भी इसी रास्ते पर हैं। पहला, जब हम सब 14 में जो मैं सांसद बनकर आया तो हमारे पास जो पेपर्स आते थे, हर सांसद के पास, हर विभाग से जुड़े हुए, अगर हम उन्हें रखें तो वो 2 दिन में कमरे भरते थे, पर आज पेपरलेस है पार्लियामेंट। इसी तरह से हमारी विधानसभाओं के बारे में, विधानमंडलों के बारे में अनेक जगह आप जाएं पेपरलेस काम हो रहा। तो ये बड़ी प्रगति है 10 वर्षों में। साथ ही वी आर मूविंग फ्रॉम जेनरिक एआई टू डोमेन स्पेसिफिक एआई, ये हमारी कोशिश है। और अभी जनवरी में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ के लगभग 52 देशों के स्पीकर्स आए थे। उसमें इस पर स्पेसिफिक सेशन था कि एआई का हम मिलकर कैसे उपयोग करें और कहाँ क्या उसकी चुनौती है, हम कैसे रास्ता निकालें, उस पर भी परामर्श हुआ। तो एक तो एआई के संबंध में जो चीज़ थी मैंने स्पष्ट किया। आपने राज्यसभा के बारे में पूछा। दरअसल हम सब राज्यसभा के पक्ष के हों विपक्ष के हों, हम सब मिलकर यह कोशिश करते हैं कि संसद की गरिमा को कैसे बढ़ाना है। और हमेशा हमारे ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें क्रॉस दी पार्टी लाइन हम सब की कोशिश रहती है कि हम संवाद के स्तर को कैसे और बेहतर बनाएं। चुनौतियों के बावजूद आपसी संवाद और परामर्श से कैसे हम एक श्रेष्ठ ढंग से संसद चलाने का या विधायिका चलाने का एक स्थिति बनाएं, इस पर लगातार कोशिश करते हैं और उसी तरीके से मैं भी करता हूँ। एक प्लीज हम यहाँ आपके बीच हैं और हमारे जो बातचीत का विषय था वो मैंने आपको बताया, उसके बारे में जानकारी दी। पहला आपने बताया कि एआई के बारे में हमने कहा कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और इसकी सारी चीज़ों को डाटा से लेकर वो हम काफ़ी सिक्योरिटी पर चर्चा करते हैं और कैसे हम कर सके इसका प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि चाहे ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हुआ, इस तरह के आयोजन हो, उसमें निश्चित तौर से हम सब मिलकर बैठते हैं, क्योंकि हम सब भले राजनीतिक जीवन में अलग अलग हैं, पर जिस फोरम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देश का हो, समाज का है, उसकी बेहतर ढंग से संचालन उसका देश हित में कैसे हो सके, इस पर परामर्श करते हैं और रास्ता निकालते हैं हम सब। पार्लियामेंट से लेकर राज्यों की विधानसभा तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो टकराव की स्थितियां हैं, यहाँ तक कि सामान्य शिष्टाचार
भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहे हैं, ये लगातार रिपीट हो रही है चीजें। इन स्थितियों पर और इसके वे आउट पर क्या कोई मंथन हुआ है? हमने आई थिंक कि शुरू में ही आपको इन्फॉर्म किया कि किस तरह के विषय यहाँ उठते हैं, चाहे इस संवाद में हो या ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में हो। लगातार इन विषयों पर हम सब मिलकर परामर्श करते हैं कि कैसे हम आगे चलें, कैसे जो हमारे कामकाज के रास्ते में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान मिलकर निकालें। उसी प्रयास के तहत हम सब मिलते हैं और बहुत चीज़ें हम सब करते भी हैं मिलकर। सर हरियाणा आप पत्रकार रहे हैं, आपने भी वो जब क्योंकि कवरिंग के दौरान कवरेज के दौरान आपने भी चीजें वो देखी होंगी, हम भी लगातार देखते हैं। सभी विधानसभाओं का तो हमारा अनुभव नहीं है, हरियाणा का है। सब कुछ जब पीएससी तक बात होती है तय हो जाता है, लेकिन अपोजिशन हमेशा एक ही बात कहती है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, कोई मुद्दे हैं उन्हें उठाने नहीं दिए जाते। क्या इसको लेकर कोई, क्या आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रेजोल्यूशन है या सीपीएम में इस पर चर्चा हुई कि अपोजिशन लगातार नाराज ही रहती है पीठासीन अधिकारियों से? आपने भी पत्रकारिता के दौरान ऐसा देखा होगा। हमने पहले ही उल्लेख किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में जो भी चैलेंजेज हैं संसदीय जीवन में या विधायिका के जीवन में जो भी या विधायिका चलाने में दिखती हैं, उन पर चर्चा होती है और उनका हल हम कैसे सब मिलकर निकालें, ये हमारी बातचीत का मुख्य विषय है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यह बहुत पहले से व्यवस्था है कि हर पक्ष को अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अनुसार ही उन्हें बोलने का समय मिलता है। ये संसदीय जीवन में भी, विधायिका जीवन में भी चलाने का अवसर है। इसी तरह से हम काम करते हैं आज तक, और अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कैसे उसका समाधान निकालें, उसका भी समय समय पर कोशिश होता है। और आप देखते हैं पहले अगर मान लीजिए बजट पर लोकसभा या राज्यसभा में 5 घंटे या 10 घंटे बहस होती थी, तो 18 घंटे 20 घंटे भी होती है। तो हमेशा रास्ता निकल सके जिसमें सबकी आवाज़ आ सके, इसकी कोशिश हमेशा रहती है। सर हरियाणा में ये आयोजन हुआ है, इधर CP2 का आयोजन हुआ है। आपने हरियाणा की विधानसभा देखी, 2 परिसर एक ही विधानसभा के अंदर चल रहे हैं, एक ही परिसर में 2 विधानसभाएं चल रही हैं। हरियाणा का विधानसभा जो है वो काफी छोटा है और उसको बड़ा करने की जरूरत है। स्पीकर साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह की बात कॉन्फ्रेंस में भी उठ सकती थी या उठी कि हॉल को बड़ा किया जाए, क्योंकि केंद्र से ही मंजूरी मिलनी है इसकी भी, और क्योंकि अभी परिसीमन होना है, परिसीमन के समय विधायक बढ़ेंगे तो उस समय जरूरत बड़े हॉल की पड़ेगी। आपको मैंने स्पष्ट किया कि 2 दिनों के अंदर किस विषय पर परामर्श हुआ, यहाँ यही हमारा एजेंडा था और हमने इसी पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त किसी और चीज पे हमारी बातचीत नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, क्रॉस कर लेंगे वो बेंचमार्क जो नेहरू जी का है, कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरा जो 12 साल का टेन्योर है? हमने बताया कि 2 दिनों का हमारा आयोजन जिन विषयों पर था उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमारे हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने दिए। इसी से रिलेटेड बता दो सर। इससे क्या आगे सुधार होगा, क्या निकल कर आया है हरियाणा विधानसभा में? हर ऐसे आयोजन के बाद कैसे और बेहतर ढंग से हम काम कर सकें, यह बात तो कम से कम एक सार्वजनिक जीवन में आती है। और हमारे विधायक, हमारे माननीय सांसद पक्ष के हों और विपक्ष के हों, अपना संसदीय आचरण और श्रेष्ठ कैसे कर सके, इस पर आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं, आपस में संवाद हम करते हैं। निश्चित तौर से इसका भी असर पड़ेगा। प्लीज प्लीज, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। मैं आग्रह करूंगा कि जो यहाँ 2 दिनों तक चर्चा हुई उसके अतिरिक्त कोई और एजेंडा नहीं है जिस पर मैं आपके सामने चर्चा करूं। क्या आपकी सीपीएम जो इस बार हरियाणा में होस्ट की है, क्या अगली डिसाइड हो जाती है इसी में जो कहाँ होगी दूसरे स्टेट में? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो कई बार कई राज्यों में कई तरह के डिस्प्यूट होते हैं, तो उसके लिए कोई नया मैकेनिज्म, कोई ईवीएम या कुछ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो प्रोसेस चलता है, तो उस पर कुछ मंथन हो रहा है? नहीं, आपके दूसरे सवाल का मैं स्पष्ट, राज्यसभा के चुनाव या सीट को लेके जो डिस्प्यूट होते हैं उसको लेके मेरा सवाल है कि क्या वही इस एजेंडा का विषय नहीं था, मैकेनिज्म क्या है? वो इस एजेंडा का विषय नहीं था। पहली चीज वो इस एजेंडा का विषय नहीं था। पहला सवाल आपने पूछा था, तो सीपीए का पूछ रहा हूँ,
सीपीए के बारे में तो देखिए सीपीए का कोई भी आयोजन होता है तो उसके लिए महीनों तैयारी चाहिए होती है। अब यहाँ जो व्यवस्था थी, कितने लोग बाहर से आते हैं, कौन किस रूप में आएगा, विषय क्या होगा, कितना समय मिलेगा, उसकी भारी तैयारी होती है। तो हर होमवर्क के लिए कुछ समय चाहिए अगले बैठक के लिए, वो माननीय स्पीकर साहब की सहमति से तय होता है और वो लगातार इस विषय पर एक खत्म होने के बाद दूसरे की प्रक्रिया शुरू होती है। और हमने बताया कि हाल में 1 वर्षों के दौरान लगभग कितने हमने ऐसे आयोजन किए, तो बिना तैयारी के आयोजन संभव नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप पूछ चुके हैं, कोई और पीठासीन अधिकारी संबंधित है। जो माननीय सदस्य सवाल पूछ चुके हैं उनके अलावा कुछ और। सर एक सवाल है जी सर, जी, एक सवाल जी, आप इसी विषय से जुड़ा हुआ, आपने यहाँ आने से पहले इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया। अमूमन देखा गया है कि बहुत से लोग दिखावे के लिए साइकिल से आ रहे हैं, ई रिक्शा से आ रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन उनके पीछे 4-4 गाड़ियां चल रही होती हैं। आप लोगों ने तो एक मिसाल पेश करने की कोशिश, आप लोग ऐसे लोगों को संदेश नहीं देंगे कि दिखावा मत करो और जो वास्तविकता है उसी को इस्तेमाल करो। भाई तेल, देश का तेल बचाना चाहते हो तो फिर ढंग से बचाओ ना जी, बर्बाद क्यों कर रहे हो पीछे जो गाड़ियां आपके चल रही। आपके मन में क्या विचार है इस विषय में? हमारे देश में गांधी जी ने कहा था, काम खुद बोलेगा, इसी को जयप्रकाश जी ने दोहराया था। हम चले, अब इसका अर्थ आप देखें। सर इधर एक मिनट, लगातार सरकार का ये प्रयास है कि महिलाओं को, युवाओं को जो है आगे बढ़ाया जाए। इसी तरीके से हमारे संसद में और विधानसभाओं में भी ये प्रयास जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर के कोई चर्चा कि किस तरीके से जो इनकी भागीदारी है उससे बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, उन्हें आगे लगाया जाए। और साथ ही साथ अभी हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल भी था, क्या उसको लेकर के भी कि वो कितना प्रभावी और अच्छा हो सकता था, उसकी कोई चर्चा? 40 लोगों ने लगभग ये 2 दिन चले जो आज खत्म होगा इस सम्मेलन में हिस्सेदारी निभाई और उन्होंने इन सारे सवालों पर विचार किया, अपने मत रखे कि युवाओं को कैसे अधिक से अधिक हम मौका दें, अक्रॉस द पार्टी लाइन, किस तरह से हम महिलाओं को महत्व दें। पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसके बजाय हम समाज में इन ताकतों को कैसे आगे लाएं, उनकी आवाज को महत्व दें, उनकी भावना और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हम बने काम करने में, इस पर सभी लोगों ने चर्चा की, सबके सुझाव सामने आए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, चूंकि समापन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी आने का। वाले